व्यापार समर्थक बनाम पक्षवाद। इस अध्याय के अंतर्गत व्यापार समर्थक नीति प्रो बिजनेस पॉलिसी के प्रतिस्पर्धी बाजारों और धन सृजन के मध्य संबंधों को उजागर करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त यह व्यापार पक्षवाद नीतियों से संबंधित कमियों तथा कैसे व्यापार समर्थक और व्यापार पक्षवाद परस्पर विरोधाभासी है, इसकी व्याख्या करने का प्रयास करता है। इस विश्लेषण के आधार पर इस अध्याय में यह उल्लेख किया गया है कि व्यापार समर्थक नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था के पक्ष ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की आकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसका परिचय जानते हैं। तो इस समीक्षा में वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को व्यापार समर्थक नीतियों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि धन सृजन पर व्यापार समर्थक नीतियों के प्रभाव के एक दृष्टांत के रूप में कार्य करता है। इसमें यहाँ तक प्रस्तुत किया गया है कि उदारीकरण ने रचनात्मक विनाश को सक्षम बनाया है। यह शेयर बाजार की मंथन प्रक्रिया को रचनात्मक विनाश के एक पहचानकर्ता के रूप में माना गया है। ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पीटर ने रचनात्मक विनाश शब्द की रचना की और इसे निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है। यह औद्योगिक उत्परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो आर्थिक संरचना में निरंतर अंदर से ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने को बढ़ावा देती है जिससे पुराना निरंतर उच्छेदित नष्ट होता जाए और नया निरंतर सृजित होता जाए। बाजार समर्थक रचनात्मक विनाश एवं धन सृजन। उदारीकरण ने बाजारों को सशक्त बनाकर रचनात्मक विनाश को सक्षम बनाया है। शेयर बाजार SPBSE सेंसेक्स के माध्यम से अभिग्रहित में तेजी से हो रही वृद्धि CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट द्वारा अनुमानित इसका उदाहरण है। बाजार समर्थक नीति और रचनात्मक विनाश के बीच संबंध को विगत कुछ वर्षों के दौरान सेंसेक्स की संरचना को दर्शाया जाता है। निम्नलिखित डेटा इसके साक्ष्य प्रदान करते हैं। वर्ष 1996 से सूचकांक में शामिल फर्मों में नाम मात्र का परिवर्तन हुआ है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिशीलता की कमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1996 से वर्ष 1991 के उपरांत सेंसेक्स में प्रथम संशोधन इस सूचकांक में प्रत्येक 5 वर्ष में लगभग एक तिहाई कंपनियां प्रतिस्थापित हो जाती हैं। यह निरंतर आधार पर नई फर्मों के उभरने, नए विचारों, नई प्रौद्योगिकी और नई संचालन प्रक्रियाओं के तेजी से उभरने का द्योतक है। अनुमान बताते हैं कि यदि उदारीकरण नहीं हुआ तो वर्ष 1986 में बाजार में प्रवेश करने वाली एक फर्म अगले 60 वर्षों तक सूचकांक में बनी रह सकती है, परंतु उदारीकरण के कारण यह समय औसतन 12 वर्ष रह गया है। सेंसेक्स की प्रारंभिक मंथन प्रक्रिया ने रचनात्मक विनाश का प्रतिनिधित्व किया है, जिससे फर्मों की विविधता में वृद्धि हुई और क्षेत्रकों की गहनता में कमी आई है। इसके साक्ष्य इस प्रकार हैं। वित्तीय क्षेत्र, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध क्षेत्रों का इसमें शामिल होना, जो उस समय सूचकांक में शामिल नहीं थे। निर्माण क्षेत्र का घटता प्रभुत्व। निर्माण क्षेत्र का घटता प्रभुत्व, जिसका सामग्री और उपभोक्ता
विवेकाधीन क्षेत्रों पर प्रभुत्व था। वर्तमान समय में सेंसेक्स न केवल बड़ी संख्या में विविध क्षेत्रों को शामिल करता है, अपितु फर्म के आकार के संदर्भ में भी यह अधिक लोकतांत्रिक है। इसके साक्ष्य इस प्रकार हैं। वर्ष 1991 में सबसे बड़ी फार्म का आकार सबसे छोटे फार्म का लगभग 100 गुना था, जो वर्ष 2018 में लगभग 12 गुना ही रह गया। सेवा क्षेत्र, जैसे वित्तीय सेवा और आईटी क्षेत्र का बढ़ता प्रभाव पहले से ही विद्यमान कंपनियों के आकार में वृद्धि के बजाय कंपनी की संख्या में वृद्धि के कारण हुआ है। वित्तीय सेवा और आईटी क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा के स्तर का विश्लेषण करने से दोनों क्षेत्र के संकेंद्रण में समग्र गिरावट का पता चलता है। रचनात्मक विनाश को प्रोत्साहित करके निम्नलिखित तरीकों से धन सृजन और धन कल्याण को अधिकतम किया जा सकता है। नई फर्मों के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है, जिससे उपभोक्ता के लिए कीमतें कम हो जाती हैं। यह बाजार में गतिशीलता को बढ़ावा देता है तथा फर्मों को निरंतर सतर्क बनाए रखता है। संबंधित क्षेत्र समग्र रूप से उस क्षेत्र के भीतर कार्यरत एकल कंपनियों की तुलना में सदैव ही बेहतर निष्पादन करता है। इसकी केवल एकमात्र पूर्व शर्त यह है कि एक प्रतिस्पर्धी व अपरिवर्तित बाजारों को बढ़ावा देने वाला व्यापार समर्थक नीति का अनुसरण करना। इसमें भारत को समृद्धि के लिए व्यापार पक्षपात की बजाय व्यापार समर्थक नीतियों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा निहित है। पक्षपातवाद और वैभव विनाश। बाजारवादी नीतियों के विपरीत पक्षवादी नीतियों से अर्थव्यवस्था में धन का क्षरण होता है, क्योंकि पक्षपातवाद से रचनात्मक विनाश की प्रक्रिया बाधित हो जाती है, जिससे अक्षमता में वृद्धि होती है। इस समीक्षा में ऐसे 75 भारतीय फर्मों राजनीतिक रूप से संबंध के रूप में चिन्हित का अध्ययन किया गया है, जो पक्षपातवादी नीतियों से लाभान्वित हुई है। पक्षपातवादी नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन संबद्ध बनाम असंबद्ध फर्मों के विकास की तुलना करके किया जाता है। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG की लेखा परीक्षा रिपोर्ट महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, क्योंकि इसमें फर्मों के राजनीतिक गठजोड़ को परिवर्तित कर दिया था। उदाहरण के लिए, वर्ष 2010 से पूर्व राजनीतिक रूप से संबद्ध फर्मों ने सेंसेक्स पर बेहतर प्रदर्शन किया था, वहीं वर्ष 2010 के बाद इन फर्मों ने सेंसेक्स पर काफ़ी कमजोर प्रदर्शन किया था। राजनीतिक रूप से संबद्ध फर्मों का सेंसेक्स पर न्यून प्रदर्शन तथा प्रतिफल के मध्य के निरंतर बढ़ते अंतराल से ज्ञात होता है कि इस तरह की संबद्ध फर्मों के अक्षम होने की संभावना अधिक थी। पक्षपातवादी नीतियाँ कुछ अप्रत्यक्ष नीति भी उत्पन्न करती है, जैसे यदि अनुचित तरीके से अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का अवसर मौजूद हो तो कंपनियां प्रतिस्पर्धा और नवाचार के जरिए विकास करने के बजाय राजनीतिक गठजोड़ स्थापित करने से संलग्न हो जाती है। अपने लोगों द्वारा अनुचित तरीके से लाभ की मांग का
भुगतान ईमानदार व्यवसायियों और नागरिकों द्वारा किया जाता है। इस तरह से धन का हस्तांतरण अर्थव्यवस्था में आय की असमानता को बढ़ाता है। पक्षवादी नीतियों और प्रक्रियाएं उपलब्ध संपत्ति का विस्तार करने की बजाय मौजूद संपत्ति को हड़पने के लिए अपने राजनीतिक गठजोड़ का उपयोग करती है। इस प्रकार धन वैभव विनाश का एक चक्र निर्मित होता है। राजनीतिक संपर्क के कारण किराए का निष्कर्षण। वैश्विक साक्ष्य। तो यूक्रेन और चीन के बारे में जानते हैं। तो यूक्रेन में विश्व बैंक के एक अध्याय से स्पष्ट होता है कि यदि समस्त राजनीतिक संपर्क समाप्त हो जाए तो देश की वृद्धि दर में 1 से 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। चीनी कंपनियों को बैंक ऋण का आवंटन करने में राजनीतिक संपर्क की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मिसिंग रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के अंतर्गत निर्मित 88,000 सड़कों के संबंध में इस समीक्षा में उल्लिखित एक अध्याय में निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आए हैं। चुनावों में विजय प्राप्त करने के पश्चात जीतने वाले राजनेता से संबंधित ठेकेदारों को सड़क परियोजनाओं के आवंटन किए जाने की संभावना बढ़ जाती है। PMGSY में जनगणना से पूर्व निर्मित बताई गई लगभग 26% सड़कें वर्ष 2011 की जनगणना में विलुप्त पाई गई। सड़कों का तरजीही आवंटन ऐसे विलुप्त सड़कों की संभावना को लगभग 86% तक बढ़ा देता है। नीलामियों के माध्यम से आवंटन के बजाय प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना आवंटन। इस आर्थिक समीक्षा में प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए नीलामी और विवेकाधीन तरीकों के मध्य तुलना करने के लिए उदाहरण के रूप में कोयला आवंटन का उपयोग किया गया है। भारत में ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोयले को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष 1993 से पूर्व आबाद खानों के आवंटन के लिए कोई विशेष मानदंड मौजूद नहीं थे। कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 में संशोधन के माध्यम से निजी कंपनी को अपने सीमित प्रयोग के लिए कोयला खनन करने की अनुमति दी गई थी। वर्तमान में कोयला खदानों का आवंटन कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस अधिनियम में यह सुनिश्चित किया गया है कि कोयला ब्लॉक का कोई भी भावी आवंटन केवल प्रतिस्पर्धी नीलामियों के माध्यम से ही किया जाएगा। इस अंतर को समझने हेतु समिति के माध्यम से आवंटन और नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए संबंधित पार्टी लेनदेन की तुलना का उपयोग किया गया है। RPT ऐसे दो पक्षों के मध्य एक सौदा या व्यवस्था है जो पूर्व मौजूद व्यापार संबंधों या सामान्य हित से जुड़े होते हैं। समीक्षा में प्रयुक्त RPT संबंधित पक्षों से पूंजीगत सामान उपकरण खरीदने के लिए RPT संबंधित पक्षों की भुगतान किए गए परिचालन व्यय के लिए RPT और संबंधित पक्षों के परिचालन आय से RPT। समिति के माध्यम से आवंटन, नीलामी के माध्यम से आवंटन। कंपनियों को कोयला ब्लॉक की प्राप्ति में असामान्य वृद्धि और नीलामी के माध्यम से इस तरह की कोई वृद्धि नहीं। समिति के माध्यम से आवंटन तो डायरेक्टर्स
के लिए कमीशन अनुलब्धियों और परामर्श शुल्क जैसे एकमुश्त भुगतान में वृद्धि और नीलामी के माध्यम से आवंटन में इस तरह का कोई वृद्धि नहीं है। और समिति के माध्यम से आवंटन में विवेकाधीन आवंटन के बावजूद इन कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी में कमी देखी गई और नीलामी के माध्यम से आवंटन में पारदर्शी प्रतिस्पर्धा के बावजूद इन कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है। ये 3 RPT पूर्ववर्ती 3 वर्षों की तुलना में समिति आधारित आवंटन के माध्यम से कोयला ब्लॉक की प्राप्ति के बाद की 3 वर्षों की अवधि में निश्चित वृद्धि दर्शाते हैं। नीलामी आधारित आवंटन के माध्यम में ऐसे कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। असूचीबद्ध विदेशी इकाइयों और टैक्स हेवन के साथ RPTS के मामले में लगभग समान प्रेषण किया गया है। डायरेक्टर के कमीशन अनुलब्धियां और परामर्श शुल्क के एकमुश्त भुगतान में विवेकाधीन आवंटन के बाद वृद्धि होती है। नीलामी आधारित आवंटन के माध्यम में ऐसी कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। विवेकाधीन आवंटन के कारण लाभ के बावजूद फर्मों के बजाय हिस्से जिन्हें समिति आधारित आवंटन द्वारा कोल ब्लॉक प्राप्त हुए थे में गिरावट आई है। इसकी व्याख्या डच डीजीज के रूप में की गई है। डच डीजीज जिन फर्मों को मुक्त संसाधन मिलते हैं वे उत्पादक व्यावसायिक गतिविधियों के स्थान पर अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करने का प्रयास करती है। जोखिम रहित प्रतिफल जानबूझकर चूक का मामला तो RBI एक विलफुल डिफ़ॉल्ट को एक ऐसी फर्म के रूप में परिभाषित करता है जो अपनी देयताओं को पूरा करने की क्षमता होते हुए भी अपनी पुनर्भुगतान देयताओं को पूरा करने में चूक सकती है। एक फर्म को विलफुल डिफ़ॉल्ट तब माना जा सकता है जब वह अपनी निधियों का उपयोग उन उद्देश्यों से इतर किसी अन्य उद्देश्यों के लिए करती है। एक फर्म को विलफुल डिफ़ॉल्ट तब माना जा सकता है जब वह अपनी निधियों का उपयोग उन उद्देश्यों से इतर किसी अन्य उद्देश्य के लिए करती है जिसके लिए ऋणदाता ने उसे ऋण प्रदान किया हो या संबंधित पक्षों के धन की बेईमानी तरीके से निकासी करती है या ऋण की प्रतिभूति के रूप में रखी गई परिसंपत्तियों को हटा देती है। विलुप्त डिफ़ॉल्ट पर कुल बकाया राशि में वर्ष 2010 के बाद से निरंतर वृद्धि हुई है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018 में कुल 1.4 लाख करोड़ रुपए बकाया थे। यह राशि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए आवंटित राशि के लगभग बराबर है और मनरेगा के लिए कुल आवंटन का लगभग 2.5 गुना है। भारत में विलुप्त डिफ़ॉल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित 3 विशिष्ट अभिलक्षण अवलोकित किए गए हैं। जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले, गैर इरादतन चूककर्ता तथा संकटग्रस्त चूककर्ताओं की अपेक्षा अधिक अपारदर्शी होते हैं। इरादतन चूककर्ता फर्मों के प्रवर्तक अपनी पूंजी का औसतन 50% उधारदाताओं के पास गिरवी रख देते हैं। चूककर्ताओं और गैर इरादतन चूककर्ताओं से संबंधित आंकड़े क्रमशः 30% और 11% हैं। गिरवी रखने के लिए पिछले भारत में शेयरों को फर्म की अपनी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए गिरवी रखा जाता है।
यदि कोई फार्म विफल हो जाती है तो इसके शेयरों का मूल्य गिर जाता है, जिससे जिससे संपर संपार्श्विक संपार्श्विक का मूल्य भी प्रभावित होता है। लेकिन प्रमोटरों के पास अपने गिरवी रखे शेयरों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है, जिसकी प्रतिपूर्ति गिरवी रखे संपार्श्विक के किराए से की जाती है। इस प्रकार जानबूझकर चूक करने वाले को इसका लाभ मिलता है। ऐसे इरादतन चूककर्ताओं की लागतों को बैंकों के पुनर्वित्त, कराधान और जमाओं के माध्यम से और उधार की लागत में वृद्धि के रूप में आम जन एवं ईमानदार उधारकर्ताओं को वहन करनी पड़ती है। अब निष्कर्ष जानते हैं। ज्ञातव्य है कि यह व्यापार समर्थन नीतियों से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है, बाजार की विफलताओं में कमी आती है और व्यापारिक जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। वहीं पक्षपाती नीतियां बाजारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। व्यापार समर्थक नीतियां अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए एक अधिकार क्षेत्र में व्यापार करना आसान बनाती है। पक्षपाती नीतियां कुछ फर्मों को अन्य फर्मों की कीमत पर वरीयता प्रदान कर सकती है। दीर्घकालिक रूप में यह बाजार की दक्षता कम कर सकती है और इसके परिणामस्वरूप सामाजिक कल्याण बाधित हो सकता है।